नमस्कार प्रिय छात्रों। आज मैं आपसे बात करूंगा शिक्षा मनोविज्ञान के भीतर ही एक टॉपिक है किशोरावस्था। किशोरावस्था की विशेषताएं, किशोरावस्था की अवधारणा। इसमें देखिए, जो बीएड करता है उसको सेकेंडरी एजुकेशन में नियुक्ति मिलती है। हालांकि अब प्राइमरी में भी एलिजिबल हैं। तो जो छात्र होते हैं वो किशोर होते हैं। किशोरावस्था 13 साल से 19 साल के बीच की अवस्था को कहते हैं। इसको इंग्लिश में टीन एज बोलते हैं। 13 to 19 यानी 13 से 19 वर्ष की जो अवस्था है वो किशोरावस्था काल है। अर्थात ये बाल्यावस्था नहीं है, बाल्यावस्था के बाद की अवस्था है, और युवावस्था भी नहीं है, उसके पूर्व की अवस्था है। तो एक तरह से इसको संक्रमण काल बोला जाता है। इट इज ए ट्रांजिशन पीरियड। और इस अवस्था में किशोर का मन, मस्तिष्क, उसकी सोचने की क्षमता, उसके भीतर के परिवर्तन, हार्मोनल चेंजेस, ये सारी चीजें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। जब किशोर इन परिवर्तनों से गुजरता है तो यह पाया जाता है कि वो अचानक हुए इन परिवर्तनों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। उसे लगता है अचानक मेरे जीवन में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, जिसके कारण उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब यहां पर शिक्षक की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। किस प्रकार से शिक्षक किशोर का मार्गदर्शन करेगा, किस प्रकार से उसे उसकी भूलों से बचाएगा, किस प्रकार से उसे एक अच्छा नागरिक बनने में सहायता देगा, इन सभी बातों में शिक्षा मनोविज्ञान की बहुत बड़ी भूमिका है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किशोरावस्था क्या है, इसके सिद्धांत क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 13 to 19 ईयर्स की जो एज है वो किशोरावस्था कहलाती है। और इसमें यह माना जाता है कि दो सिद्धांत प्रचलित हैं। एक है क्रमिक विकास का सिद्धांत और दूसरा है त्वरित विकास का सिद्धांत। तो त्वरित विकास का मतलब है कि अचानक विकास हुआ और बाल्यावस्था से किशोरावस्था आ गई। दूसरा है क्रमिक विकास का सिद्धांत, अर्थात क्रम क्रम से विकसित होना। जैसे एक ऋतु जब आती है और दूसरी ऋतु आने वाली होती है तो उस ऋतु का जाना और दूसरी ऋतु का आना, उसके चिन्ह धीरे धीरे प्रकट होते हैं और वो प्रकट होते होते नई ऋतु आ जाती है। इसी प्रकार से बाल्यावस्था से किशोरावस्था भी क्रम क्रम से चलती हुई किशोरावस्था में प्रवेश कर जाती है। तो दो सिद्धांत प्रचलित हैं। तो ज्यादा प्रबल मान्यता क्रमिक विकास सिद्धांत को दी गई। अब प्रश्न उठता है, किशोर किस स्थिति का सामना करता है? तो स्टैनले हॉल महोदय ने कहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है। स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म, स्ट्राइक, यानी 4S उसके ऊपर अटैक करते हैं। संघर्ष होता है, तनाव होता है, तूफान आता है और विरोध होता है। 4 प्रकार की स्थितियां किशोर के सामने होती हैं। क्यों? क्योंकि उसका मानसिक स्तर, शारीरिक स्तर, सब में परिवर्तन हो रहा है। हार्मोनल चेंजेस होते हैं, शरीर के भीतर अंगों का विकास होता है, मन के भीतर चिंतन शैली बदलती है और किस प्रकार से
वो इन चेंजेस को, इन परिवर्तन को एडॉप्ट करे, ये उसे समझ में नहीं आता। परिणाम, किशोर चिड़चिड़ा हो जाता है, विद्रोही हो जाता है, किसी की नहीं सुनता है, और हमें लगता है कि ये पता नहीं क्या हुआ है, ये बहुत ही उद्दंड है, आज्ञाकारी नहीं है, बात नहीं मानता है, क्या कारण है। लेकिन अगर हम शिक्षा मनोविज्ञान की पुस्तक खोलें तो उसके भीतर कुछ ऐसे सीक्रेट्स दिए गए हैं कि हमें उस किशोर के साथ तालमेल बिठाने में सहायक सिद्ध होंगे। अब जो शिक्षक किशोर को पढ़ा रहा है उसके लिए किशोरावस्था की विशेषताएं जानना अति आवश्यक है। तो मैं आपसे कुछ बातें शेयर करता हूं। जैसे पहली स्थिति है शारीरिक परिवर्तन। किशोर के भीतर शारीरिक परिवर्तन बहुत तेजी से होते हैं। उसकी लंबाई बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ती है, वजन बढ़ता है, शारीरिक अंगों का विकास होता है, और ये परिवर्तन उसे विचलित करते हैं। इसी प्रकार से मानसिक परिवर्तन की अवस्था, मन के भीतर भी परिवर्तन होते हैं जिसको वो समझ नहीं पाता है कि ये क्या हो रहा है, और इन्हीं परिवर्तनों के साथ साथ उसके भीतर स्थिति तथा महत्व की अभिलाषा जागृत होती है। उसे लगता है मैं बड़ा हो गया हूं और मुझसे बड़ों जैसा व्यवहार किया जाए। लेकिन माता पिता या उसके और जो बड़े हैं या जो शिक्षक हैं, उनको लगता है कि नहीं, ये तो बच्चा है, तो वो उसे बच्चे की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। नतीजा, किशोर में एक विरोध उत्पन्न होता है कि ये मुझसे बड़े की तरह बात क्यों नहीं कर रहे। अब एक बहुत ही मजेदार विरोधाभास मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि किशोर जब किसी बात को कहता है, बड़ों के बीच में अपनी बात को व्यक्त करता है, तो उससे बड़े कहते हैं कि अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो कि बड़ों के बीच में अपनी बात कहो। ठीक इसके विपरीत, जब वो कोई ऐसी हरकत करता है जो बच्चों के समान होती है या इमेच्योर होती है, तब उससे कहा जाता है कि अब तुम बड़े हो गए हो और ये हरकत तुम्हें शोभा नहीं देती। अब किशोर की स्थिति देखिए। किशोर कहेगा कि मैं बड़ा हो गया हूं या मैं बच्चा हूं, कृपया मुझे मेरा स्थान बताएं कि मैं क्या हूं। बड़ों के निर्णय में शामिल होने में मुझे छोटा कहा जाता है, और कोई छोटी हरकत करने में मुझे बड़ा कहा जाता है। अब मैं क्या करूं? तो यहां पर शिक्षा मनोविज्ञान आपकी मदद किस प्रकार से करता है, इसको देखिए। आपको किशोर को महत्व देना होगा, उसकी राय को सुनना होगा, उसकी बात को सुनना होगा, और उसकी बात को सुनने के बाद उसमें जो भी संशोधन आपको करना है, स्ट्रेट नो नहीं करना है कि तुम्हारी बात बिल्कुल गलत है। लॉजिकली कन्विंस करना है कि हाँ ठीक है, अच्छा प्रयास है, अच्छा आपने बताया है, इसमें इस बात को अगर ऐसे कर लिया जाए तो कैसा रहेगा। इस वाक्य से किशोर को लगेगा कि हाँ, मेरी बात भी रखी गई है, अर्थात मुझे भी महत्व मिला है, और यही तो उसे चाहिए। परिणाम क्या होगा? आपके प्रति उसकी श्रद्धा बढ़ेगी और वो अपनी बात आपसे शेयर करने में संकोच नहीं करेगा, और आप सफलता प्राप्त कर लेंगे किशोर को दिशा देने में। इसी में एक बिंदु आता है वीर पूजा की भावना, हीरो वर्शिप एज। तो हीरो वर्शिप एज का आशय क्या है कि किशोर किसी को हीरो के रूप में, नायक के रूप में अपना आइडियल बनाना चाहता है। वो आइडियल बॉलीवुड का कोई सितारा हो सकता है, पॉलिटिक्स का कोई नेता हो सकता है, खेल जगत का कोई खिलाड़ी हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, बड़े भाई बड़ी बहन हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उसे इस स्तर तक प्रभावित करे कि वो उसके जैसा बनने के लिए राजी हो और उसके जैसा बनने के लिए प्रयास करे। अब इस विशेषता को अगर हम ध्यान से देखें तो हम ये पाएंगे कि किशोर
कि इस विशेषता का लाभ शिक्षा मनोविज्ञान हमें किस प्रकार उठाने के लिए मदद करता है। इसमें सबसे आवश्यक बात कि उसे हीरो चाहिए, एक नायक चाहिए जिसके तरह वो बनना चाहता है। तो क्या शिक्षक वो नायक बन सकता है? क्या शिक्षक उस हीरो की जगह ले सकता है अपने आचरण के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा, अपनी खूबियों के द्वारा, कि छात्र जो किशोरावस्था में है वो उसके जैसा बनना चाहे? अब यहां पर शिक्षक की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर वो एक आइडियल व्यक्तित्व, एक आदर्श व्यक्तित्व का स्वामी है, तो छात्र के लिए बहुत ही सहज होगा उसकी ओर आकृष्ट होना और उसके जैसा बनना। लेकिन अगर शिक्षक की कथनी और करनी में भेद है, तो छात्र उसे पकड़ लेगा और पकड़ने के बाद उस शिक्षक का सम्मान करना बंद कर देगा, बल्कि उसके प्रति विरोध की भावना भी उत्पन्न हो जाएगी। अब यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है कि शिक्षक को अपने आचरण के द्वारा, अपनी कथनी करनी में एकता के द्वारा एक ऐसा व्यक्तित्व उजागर करना है कि किशोर उसे हीरो, नायक माने और उसके हिसाब से चले। तो शिक्षक के लिए आसान हो जाएगा कि किस प्रकार से इस छात्र को मैं सही दिशा में ले चलूं और एक अच्छा नागरिक उसको बना सकूं। इसी प्रकार से इसमें एक विशेषता आती है समाज सुधार की भावना। आपने देखा होगा जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसमें कितने किशोर थे जो स्वतंत्रता के लिए अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर उस संग्राम में कूद पड़े और बहुत अच्छा रोल अदा किया। क्योंकि इस उम्र में एक ये एहसास होता है कि मैं समाज के लिए कुछ करूं। बहुत तीव्र भावना बलवती होती है और उसी का फायदा उठाते हैं नेगेटिव फोर्सेस भी। जैसे आपने देखा कि आतंक के क्षेत्र में आतंकवादियों की जो प्रशिक्षण है वो टीन एज में ही आरंभ किया जाता है। उनके मस्तिष्क का ब्रेन वॉश करके उनको आतंकवादी बनाने में आसानी मिलती है। यहां पर शिक्षक अगर सकारात्मक रूप से उसी गुण का फायदा उठाते हुए उसे देश प्रेमी बना दे तो कितना अच्छा होगा। एक अवसर हमें मिला है, शिक्षा मनोविज्ञान ने हमें बताया है कि देखिए किशोर छात्र आपके सामने बैठा हुआ है, इसके भीतर ये विशेषता उपस्थित है, इस विशेषता का लाभ उठाकर इसे एक अच्छा नागरिक बना दीजिए। उसके लिए खुद को कसना पड़ेगा। इसी में एक और विशेषता आती है धार्मिक भावना का उदय। धार्मिक भावना का उदय का अर्थ हुआ कि धर्म की ओर किशोर की रुचि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मंदिर भी जाएगा, मस्जिद भी जाएगा, गिरजाघर भी जाएगा, गुरुद्वारे भी जाएगा, सब जगह पहुंचेगा और वहां जाकर वो अपनी बात कहता है। और धर्म में अगर उसे गलत लोग मिल गए तो यहां पर भी वो गलत मार्ग पर जा सकता है। तो उसे धर्म की वास्तविक परिभाषा समझाना, वास्तविक रूप से धार्मिक बनाना शिक्षक का ही कर्तव्य है। क्योंकि उसके भीतर की एक विशेषता है जो जागृत हो चुकी है और इस विशेषता का फायदा शिक्षक सकारात्मक रूप से उठाकर उसे एक बेहतर नागरिक बना सकता है। विशेषताओं का ये क्रम बहुत बड़ा है और हमारे पास एक बहुत बड़ी सूची होती है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में कि इन विशेषताओं को धारण करके हम किस तरह से किशोर का मार्गदर्शन कर सकते हैं। उस विशेषता का फायदा उठाइए और किशोर को एक अच्छा नागरिक बनाने में मदद करिए। इसी में एक विशेषता आती है काम भावना का विकास। क्योंकि हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं तो विषम लिंगी के प्रति किशोर किशोरी आकर्षित होते हैं और अक्सर आपने देखा कि वो गलत कदम उठा लेते हैं। गलत कदम उठाने के नाते उनके माता पिता का भी अपमान होता है और वो ही भविष्य में पछताते हैं। तो यहां पर यह बहुत आवश्यक है,
ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है कि शिक्षक इस बात का ध्यान रखे कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं, जो हार्मोनल चेंजेस किशोर किशोरी में आ रहे हैं, इनका दुष्प्रभाव उस पर ना पड़ जाए, क्योंकि इनके दुष्प्रभाव से उसका भविष्य अंधकार में हो सकता है। तो यहां पर माता पिता की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है और शिक्षक की भूमिका भी बहुत बड़ी हो जाती है कि उसे विशिष्ट ज्ञान दिया जाए, विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से, अप्रत्यक्ष रूप से, साइंटिफिकली उसे समझाया जाए कि अगर हम इस दिशा में जाएंगे तो हमारा ये नुकसान हो सकता है, तो बेहतर है कि हम उस दिशा में ना जाएं। सीधे उसको मना ना करें, डायरेक्ट मना करने पर विरोध होता है, रेजिस्टेंस पैदा होता है। तो हम सीधे नहीं कहेंगे, उसे हम इनडायरेक्ट वे में प्यार से समझाएंगे, दोनों पहलू सामने रखेंगे कि देखिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका भविष्य अंधकार में हो जाएगा, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इस अंधकार से बचकर प्रकाश की ओर परिलक्षित होंगे। ब्रह्मचर्य की जो अवधारणा थी हमारे 4 आश्रमों में, वो यही थी। 25 वर्ष तक जो ब्रह्मचर्य की बात थी कि छात्र छात्रा को ब्रह्मचर्य की शिक्षा देना अति अनिवार्य है, ताकि उसको उसकी जो इंद्रियों का प्रशिक्षण है वो पूरी तरह से हो सके, कुमार्गी ना हो सके, और अपनी शक्तियों की रक्षा करके वो एक अच्छा नागरिक बन सके। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य की व्यवस्था होती थी। आज की तारीख में दुर्भाग्यवश हमारे जो बच्चे हैं वो गलत मार्ग पर जा रहे हैं। उसमें बहुत भूमिका समाज की भी है। ये सब बातें हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो बहुत ही जरूरी है कि हम इन विशेषताओं पर आगे भी चर्चा करते रहें। अगले वीडियो में आपसे फिर बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।